आज मैं एक अमेरिकी रहस्य और थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम द गिल्टी। इस फिल्म में एक इंटरेस्टिंग प्लॉट है, इसलिए इसे अंत तक देखें। जो बेलर एक परेशान LAPD अधिकारी है जिसने अपने अतीत में एक गंभीर अपराध किया है। वह वर्तमान में उस घटना के लिए अदालत की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं जो 8 महीने पहले उनकी ड्यूटी के दौरान हुई थी। इस वजह से वह अब अपनी पिछली ड्यूटी से स्थानांतरित होने के कारण 911 कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है। उस समय लॉस एंजल्स में क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है, जिससे पुलिस हर किसी की मदद नहीं कर पाती जो मुसीबत में है। इसके अलावा जंगल की आग पूरे कैलिफोर्निया में फैल रही है, जिससे इवैक्यूएशन रूट्स और भी कठिन हो गए हैं। इसलिए जो नागरिकों से कॉल प्राप्त करने में भी बहुत व्यस्त है। एक कॉल में एक आदमी बताता है कि उसकी कार चोरी हो गई है और कार के अंदर उसकी 3 महीने की बेटी भी है। इससे पता चलता है कि लॉस एंजल्स में स्थिति कितनी खराब है और हर कोई विनाश से बचने के लिए शहर छोड़ रहा है। इस बीच जो कि एक बेटी है, लेकिन उसकी पत्नी उसे उससे बात नहीं करने देती और वह अब उसके साथ नहीं रहती है। अपने वर्किंग आवर्स के दौरान जो कैथरीन नाम की एक रिपोर्टर की कॉल को नजरअंदाज कर देता है, जो उसके पिछले अपराध के बारे में उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। ये पता चला है कि उसने अपने अतीत में जो किया उसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया है। दूसरी तरफ उसने और उसके दोस्त ने अपने द्वारा किए गए अपराध के आरोपों से बचने के लिए अदालत की सुनवाई में हर संभव योजना बनाई है। बाद में जो एमिली लाइटन नाम की एक महिला के कॉल का जवाब देता है, जो अजीब तरीके से उससे बात करती है जैसे एक माँ आंसुओं में डूबे बच्चे से बात करती है। सबसे पहले जो का मानना है कि कॉल एक मजाक है और फोन काट देना चाहता है, लेकिन अचानक उसे संदेह हो जाता है जब वह एक आदमी की आवाज सुनता है जो एमिली को कॉल रद्द करने के लिए कह रहा है। फिर वह उससे पूछता है कि क्या उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, और प्रश्न का उत्तर हाँ में देने के बाद एमिली अंततः बताती है कि उसका अपहरण कर लिया गया है अब से, जो केवल हाँ या ना में प्रश्न पूछता है ताकि अपहरणकर्ता को उनकी कॉल पर संदेह न हो। अंततः उसे पता चलता है कि एमिली और उसका अपहरणकर्ता एक सफेद वैन में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन किडनैपर द्वारा सफेद वैन शब्द सुनने के बाद अधिक जानकारी देने से पहले उसे फोन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके बाद जो तुरंत कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल को सूचना देता है, लेकिन दुर्भाग्य से बेहद खराब मौसम के कारण उन्होंने एक गलत वैन रोक दी। पुलिस ने उसे सफेद वैन के लाइसेंस प्लेट नंबर का पता लगाने के लिए कहा ताकि वे इसे अधिक आसानी से ढूंढ सकें। दूसरी ओर जो को अपनी पत्नी के फोन आते रहते हैं, हालांकि उसने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया क्योंकि अभी वह केवल एमिली को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। पुलिस डेटाबेस से एमिली का पता और घर का नंबर जानने के बाद वह एमिली के घर के फोन पर कॉल करता है और उसकी 6 वर्षीय बेटी एबी से बात करता है। भयभीत होकर वह जो को बताती है कि उसके पिता हेनरी फिशर चाकू लेकर घर आए और उसकी मां को अपनी वैन में ले गए, जिससे एबी अपने छोटे भाई ओलिवर के साथ घर पर अकेली रह गई। जो उसे शांत करता है और कहता है कि अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो 911 पर कॉल करे। इसके अलावा जो वैन के नंबर प्लेट को पुनः प्राप्त करने में सक्षम है, जिसे एबी द्वारा अनजाने में हेनरी के सेल फोन नंबर के बारे में सूचित करने के बाद वह कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल को भेज देता है। इससे पहले वह एबी और उसके छोटे भाई की जांच के लिए एमिली के घर एक पेट्रोल कार भी भेजता है। इतना ही नहीं, जो को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हेनरी पर हमले का रिकॉर्ड है और वह कई बार जेल के अंदर और बाहर आ चुका है। डेटा देखकर उसे यकीन होता जा रहा है कि हेनरी ही किडनैपर है। चिंतित है कि वह अन्य 911 ऑपरेटरों को परेशान कर सकता है, जो दूसरे कमरे में जाने का फैसला करता है और एमिली की मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन में अपने सुपीरियर से पूछने की कोशिश करता है। हालांकि उसके सुपीरियर ने उसे अन्य लोगों के मामलों में मदद करने पर जोर देने के बजाय कल अदालत में अपने मामले को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। सुपीरियर जो को यह भी सलाह देता है कि वह कुछ भी बेवकूफ़ी न करे और अपना काम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार करे, क्योंकि वह पहले से ही गंभीर संकट में था। बाद में वह निराश होकर हेनरी को फोन करता है और जानना चाहता है कि वह एमिली को कहां ले जा रहा है, लेकिन हेनरी ने फोन काट दिया। वह अपने पूर्व साथी रिक की मदद लेता है, लेकिन रिक ड्यूटी से बाहर है। मूल रूप से रिक जो का दोस्त है जिसने अपने अपराधों से बचने के लिए अदालत में झूठी गवाही देने की योजना बनाई है। कुछ ही समय बाद एक अन्य ऑपरेटर ने उसे सूचित किया कि उसे एबी से कॉल आया है। घबराई हुई एबी ने उसे बताया कि 2 अधिकारी उसके दरवाजे पर आए हैं, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सिखाया है कि वह अजनबियों के लिए दरवाजा न खोले। फिर जो उसे निर्देश देता है कि वह उन्हें अंदर आने दे क्योंकि वे उसकी मदद के लिए वहाँ मौजूद हैं। तब अधिकारियों ने एबी पर खून देखा, जो सौभाग्य से उसका नहीं था।
घर की तलाशी लेने पर वे बेडरूम में ओलिवर को या तो गंभीर रूप से घायल या मृत पाते हैं। उसे कई बार चाकू मारा गया, जिसका मतलब है कि हेनरी ने अभी अभी ओलिवर को मारने की कोशिश की थी। जब अधिकारी यह देखकर घबरा गए तो उनकी कॉल अचानक कट गई। अपना आपा संभालते हुए जो ने हेनरी को फिर से फोन किया और एक पुलिसकर्मी होने का दावा करते हुए कहा कि वह पहले से ही जानता है कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्या किया है। हैरानी की बात यह है कि हेनरी खुद को घिरा हुआ महसूस करता है और रोते हुए कुछ भी नहीं कह पाता। जो गुस्से में कहता है कि अगर उसने उसे पकड़ लिया बाद में हेनरी को फांसी देनी होगी। अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद कॉल काट दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जो एमिली को वापस बुलाता है और उसे वैन का हैंड ब्रेक खींचने के लिए मनाता है, जो एमिली तुरंत करती है और कॉल कट जाती है। प्रतीक्षा करते समय वह एमिली के सेल फोन के अंतिम जीपीएस पॉइंट की स्थिति की जांच करने के लिए कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल को कॉल करता है। कुछ मिनट बीत जाने के बाद जो को एमिली का फोन आता है, जिसमें वह बताती है कि उसने वाहन को क्रैश करने की जो योजना बताई थी वह विफल हो गई है। जब वह भागने की कोशिश करती है, हेनरी उसे पकड़ने में सक्षम होता है और उसे वैन के पीछे डाल देता है, जो उसे शांत करता है और उसे यह बताता है कि जब हेनरी उसकी ओर आए तो उसे हेनरी को मार गिराने के लिए हथियार के रूप में किसी भी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए और जहां तक हो सके भाग जाना चाहिए। जब जो उसे कुछ राहत देता है तो एमिली रोते हुए उसे बताती है कि उसे विश्वास था कि ओलिवर के पेट में सांप था और उसने उन्हें बाहर निकाला, इसलिए जो उलझन में है कि वह किस बारे में बात कर रही है। जब हेनरी वैन रोकता है और एमिली को पीछे से हटाने की कोशिश करता है तो वह उसे ईंट से मारती है और कॉल काट भाग जाती है। इस बीच रिक सफलतापूर्वक हेनरी के अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसे सैन बर्नार्डिनो में एक साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट फैसिलिटी से अनपेड बिलिंग दस्तावेज मिल जाते हैं, जहां एमिली पेशेंट थी। सदमे में जो घायल हेनरी को फिर से बुलाता है, जो अंततः उसे सच्चाई समझाता है। वह एमिली को वापस सुविधा केंद्र में ले जाना चाहता है क्योंकि कई हफ्तों से उसकी दवा बंद है और एक मानसिक प्रकरण के दौरान एमिली ने अनजाने में ओलिवर को चोट पहुंचाई। हालांकि वह जानता है कि उसे सुविधा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा क्योंकि वे उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते और पिछले बिल का भुगतान नहीं किया गया है। हेनरी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वहाँ जाने के लिए दृढ़ है। हेनरी अंततः कहता है कि उसने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी क्योंकि उसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर भरोसा नहीं था और हेनरी तलाकशुदा होने के बावजूद अभी भी अपनी पत्नी से प्यार करता है। फोन कॉल के बाद जो को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने क्या किया है। वह सख्त तौर पर महसूस करता है कि यह सब उसकी गलती थी, ये सोचकर कि अगर उसने दूसरे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ ही समय बाद एमिली जो को फ्रीवे ओवरपास से वापस बुलाती है। जो के सवाल का जवाब देते समय वह अपने हाथों पर ढेर सारा खून देखकर घबरा जाती है, इसलिए वह अपनी सभी गलतियों को तुरंत अपने परिवार को याद कर लेती है। एमिली रोती रहती है और अपने सभी कार्यों पर पछतावा करती है, जिसका अर्थ है कि वह आत्महत्या करके मरने की तैयारी कर रही है। उसी समय जो उससे बात करने का प्रयास करते हुए कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल दल को उसके स्थान पर निर्देशित करता है। वह यह खुलासा करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है कि उसने ड्यूटी के दौरान एक 19 वर्षीय लड़के की हत्या कर दी क्योंकि वह किसी को चोट पहुंचाने के कारण उससे नाराज था। दूसरे शब्दों में एमिली और जो एक ही समस्या से जूझ रहे हैं और अंतर केवल इतना है कि एमिली अपना अपराध स्वीकार करती है, इसलिए वह खुद को मारना चाहती है, जबकि जो खुद को राहत देना जारी रखता है कि उसने जो किया उसे उचित ठहराया जा सकता है। इसके अलावा जो एमिली को बताता है कि एबी को उसकी जरूरत है और उसने एबी से वादा किया है कि वह बाद में घर आएगी। जैसे ही अधिकारी आते हैं, एमिली कहती है कि वह अभी भी ओलिवर के साथ रहेगी और टेलीफोन लाइन हो जाती है। इसलिए जो को लगता है कि वह कूद गई है, लेकिन सौभाग्य से उसे कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल से एक संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने पहले ही उसे सुरक्षित रूप से नीचे आने के लिए कह दिया है। उसके दोस्त ने उसे यह भी बताया कि ओलिवर अभी भी जीवित है और वह अस्पताल में आईसीयू में है। इन सभी तथ्यों को सुनकर एमिली और ओलिवर की जान बचाने के बाद जो खुशी से रोता है। कुछ क्षण बाद वह शौचालय में जाता है और उसे पता चलता है कि एमिली का मामला उसकी अपनी समस्याओं का रिफ्लेक्शन था। वह आसानी से दूसरों को सलाह दे सकता है, जबकि वह अपने अपराधों को दफनाने की कोशिश करता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। इस वजह से वह आत्मविश्वास से रिक को फोन करता है और उससे घटना के बारे में अपना पिछला बयान दोहराने के लिए कहता है। वह रिक से अदालत में सच बताने के लिए कहता है, भले ही उसे वर्षों जेल में बिताने होंगे। जो ने कैथरीन को सूचित करने के लिए लॉस एंजल्स टाइम्स को भी फोन किया कि वह हत्या के आरोप को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि वह अंत में अपने पिछले अपराध को स्वीकार कर लेता है।
एक दृश्य में एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जाती है जिसमें बताया गया है कि अधिकारी जो बायलर ने वास्तव में एक अधिकारी से संबंधित गोलीबारी में हत्या का दोषी ठहराया है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।